नमस्कार सभी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून। सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। इकोनॉमिक्स की महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। सभी का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में डिमांड एंड सप्लाई स्टार्ट किया था। आज वहीं से आगे देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई काफी समय तक चैप्टर चलेगा। ये इसके लगभग 10 से 11 लेक्चर हो सकते हैं। काफी समय तक लेक्चर चलेगा। उस वाले लेक्चर में हमने बताया था इस चैप्टर के बाद, डिमांड एंड सप्लाई के बाद स्टार्ट करेंगे टैक्स वाला। ठीक है, इसके बाद ये अभी काफी समय तक चलेगा, एकदम लोअर से अपर लेवल तक। हम इस डिमांड एंड सप्लाई में इकोनॉमिक्स में यूपीएससी यूपीपीसीएस 2023 आरओ एआरओ लेखपाल और भी जितनी उत्तर प्रदेश से आती हैं वैकेंसी, सभी को इसी लेक्चर में, इसी इकोनॉमिक्स में या ऐसी इकोनॉमिक्स कराएंगे कि इसमें सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे, अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में क्या बता रहे थे? इससे पहले वाली क्लास में हमने पूर्ति बताया था। पूर्ति, सप्लाई क्या होता है? व्हाट इज सप्लाई? पूर्ति बता दिया था। पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? पूर्ति क्या होता है बता दिया था इससे पहले वाली क्लास में। पूर्ति क्या होता है इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था। आज देखते हैं पूर्ति का नियम क्या होता है। ध्यान से समझना। किसी वस्तु तथा सेवा की कीमतों में जब वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है। दैट्स इट, यही है इसका नियम, पूर्ति का नियम। जब किसी वस्तु एवं सेवा, किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है, जब किसी सेवा वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्कर, इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल। मार्कर का प्राइस बढ़ेगा। जब मार्कर का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। यही तो कहना चाह रहे हैं। जब किसी वस्तु मान लो मार्कर, जब किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है तब उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है। जब किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती है तब उसकी पूर्ति मतलब सप्लाई में भी वृद्धि होती। यही तो बोल रहे हैं। जब किसी वस्तु सेवा की कीमतों में वृद्धि होती, जब किसी वस्तु में सब आता है भाई, मार्कर आता, मोबाइल आता है, कॉपी आती। मान लो हम लोग पढ़ाई वाले हैं तो देख रहे हैं, जब किस कंपनी की आती है कॉपी वगैरह, कैमलिन की
कॉपी पे 2 रुपए बढ़े, कैमलिन की कॉपी पे अगर 2 रुपए बढ़े तो कैमलिन कंपनी और ज्यादा कॉपी बनाएगी। अच्छा, 2 रुपए बढ़ते क्यों है? जब देखते हैं कि डिमांड ज्यादा है। भाई 2 तभी बढ़ाएंगे जब मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी, तभी तो 2 रुपए बढ़ाएंगे ना। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सस्ता कर देते। जब कैमलिन की कॉपी की डिमांड ज्यादा होगी तो क्या कर देंगे, रेट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और फिर सुनना, ये जो रेट बढ़ रहा है ये किसके कारण, मांग के कारण। मांग ज्यादा है तभी तो 2 रुपए बढ़े। फिर 2 गुना ज्यादा, दो गुना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग समझते हो, कॉपियां जहां पे बनती है जिस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही ज्यादा होगी तो सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही तो कह रहे हैं। जब किसी वस्तु समझ लीजिए, मार्कर, कॉपी, मोबाइल, स्टैंड, फाइल, ये सभी तो वस्तु हैं। अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो सभी क्या है, वस्तु। जब किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो सप्लाई में भी वृद्धि होगी। यही क्या कहलाता है, पूर्ति का नियम। यही क्या कहलाता है, पूर्ति का नियम। फिर ग्राफ देखते हैं। अभी देखो, जब किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होगी, कीमत मतलब जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। यही पूर्ति का नियम है। पूर्ति का नियम क्या है, जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी, जब वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी मतलब किसी सामान पे जब प्राइस बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी। आपने देखा ना, एक समय पे एक टॉफी चली थी, पल्स टॉफी चली थी। जब इसकी ज्यादा बिक्री होने लगी, जब इसकी खरीदारी ज्यादा होने लगी तो उतनी ही ज्यादा क्या होने लगी, सप्लाई। उतनी ज्यादा क्या होने लगी थी, सप्लाई होने लगी। इतना आ रहा समझ में। जब भी प्राइस किसी चीज का बढ़ेगा, अच्छा प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ जाता, प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ता। जब मांग बढ़ती है किसी चीज की, जब ज्यादा मांग होती है तो उस पे पैसे भी ज्यादा हो जाते हैं। जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं मतलब मांग ज्यादा है, तो कंपनी वो चीज ज्यादा बनाती है ताकि अपने कस्टमर को खुश रख सके। तो कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और माल को बाजार में प्रोवाइड कराती है। इसीलिए तो कहते हैं क्या, प्राइस विल बी इंक्रीज देन सप्लाई विल बी आल्सो इंक्रीज। इतना है इसमें। फिर इसका ग्राफ देखते हैं, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र देख लेते हैं। ये जो लाइन है ये है प्राइस की, ये जो लाइन है ये है प्राइस की, और ये जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन वो है सप्लाई की, ये वाली सप्लाई की। हमने कहा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगी। S1 पे, S1 यहां पे सप्लाई
यहाँ पे, सॉरी P1 यहाँ पे है और S1 यहाँ पे है। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लाई भी बढ़ेगी। फिर देखो P2 प्राइस 2, P2 यहाँ पे है तो सप्लाई S2 यहाँ पे। जैसे प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लाई बढ़ी, जैसे प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लाई बढ़ी। फिर देखो जैसे प्राइस बढ़ा P3 वैसे ही सप्लाई S3 बढ़ गया, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही सप्लाई बढ़ी। इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। इसका कर्व ऐसा बनेगा। डिमांड का कर्व कैसा था? ऐसा था। इसका कर्व कैसा है? ऐसा। डिमांड का कर्व याद है? इससे पहले डिमांड का कर्व पढ़ाया था। इससे पहले डिमांड का कर्व पढ़ाया था, वो ऐसा था और ये उसके विपरीत है। यहां तक आया समझ लो? फिर देखते, यहीं से समझ लो। इसी ग्राफ से समझना। बताने जा रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण। प्राइस डिटर्मिनेशन, हिंदी में कहते हैं मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण किसे बोलते हैं? मूल्य निर्धारण, व्हाट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। जब उपभोक्ता बोले तो कस्टमर, जब कस्टमर किसी वस्तु को किसी मूल्य पे उत्पादक से मांगे। जब कस्टमर, मान लो हम या तुम, जब कस्टमर किसी उत्पादक मतलब दुकानदार समझते, जब कस्टमर बोले तो कंज्यूमर बोले तो उपभोक्ता, सब एक ही नाम। जब उपभोक्ता उत्पादक से, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, लिख सकते, दुकानदार भी लिख लो, काम चल जाएगा, समझ में आएगा। समझ में आया? जब कस्टमर दुकानदार से किसी वस्तु को मांगे किसी प्राइस पे, मान लो हम दुकान पे गए और मार्कर हमने कहा क्या 5 रुपए में दोगे? क्या 5 रुपए में दोगे? किससे बोला? दुकानदार से मैंने बोला क्या मार्कर 5 रुपए में दोगे? उसने कहा हाँ दे देंगे, 5 रुपए में। मैं कौन हूं? कस्टमर। दुकानदार कौन हुआ? उत्पादक। मैंने प्राइस डिसाइड करके उससे बताया कि क्या 5 रुपए में मार्कर दोगे? उसने कहा हाँ दे देंगे। सेटिस्फाई है। अगर उत्पादक भी सेटिस्फाई है और कस्टमर भी सेटिस्फाई है, दुकानदार भी उतने रेट पे सेटिस्फाई है देने को और वो उतने रेट पे लेने को, तो इसको क्या कहते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर साधारण शब्दों में बताते हैं, जब उपभोक्ता कस्टमर किसी वस्तु को किसी मूल्य पे
जब कस्टमर जब कस्टमर जब कस्टमर इधर देख जब कस्टमर जब कस्टमर किसी वस्तु को किसी मूल्य पे, ध्यान से देखना, किसी मूल्य पे उत्पादक, ना समझ में आए तो देख लेना, दुकानदार। जब कस्टमर किसी मूल्य पे, किसी रेट पे दुकानदार से वस्तु मांगे, किसी वस्तु को किसी मूल्य पे उत्पादक मतलब दुकानदार से मांगे और दुकानदार देने को राजी हो जाए, इसे ही मूल्य निर्धारण कहते हैं। प्राइस सेटिस्फेक्शन, प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जब उपभोक्ता किसी वस्तु को किसी मूल्य पे, मान लो 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितना कस्टमर लगाए, किसी वस्तु का मूल्य कस्टमर ने डिसाइड किया दुकानदार से, और दुकानदार ने कहा हाँ ठीक है ले जाओ। दुकानदार ने क्या कहा, उत्पादक ने क्या कहा, उस मूल्य पे वो राजी हो गया, कहा हाँ ले जाओ। उसी को क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। समझना ध्यान से, टफ नहीं है, सरल, थोड़ा दिमाग लगाओगे समझ में आएगा। हम लोग क्या है कस्टमर। हम ये किसी दुकान पे मार्कर लेने जाते हैं, मान लो एग्जांपल, हम मतलब कौन, करण मिश्रा। किसी दुकान पे मार्कर लेने जाता है और उस मार्कर का मूल्य डिसाइड करके दुकानदार को बताता है। मान लो हम किसी दुकान पे जाते हैं, मार्कर का प्राइस, इस समय मार्कर कितने का है, 25 रुपए का। मार्कर कितने रुपए का, 25 रुपए का। लेकिन हमने कहा जब हम किसी दुकान पे गए और मार्कर का प्राइस डिसाइड करके हमने बताया कितने का, 20 रुपए का। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती, या तो दुकानदार का क्या हो जाएगा, राजी, या तो दुकानदार राजी हो जाएगा देने को, या फिर दुकानदार राजी नहीं होगा। अगर दुकानदार राजी हो गया तो प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर दुकानदार राजी हो गया तो प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण हो गया। हमारी और उसकी बात बन गई, उसको क्या कहते हैं, दुकानदार की और कस्टमर की बात बन जाए रेट पे, दुकानदार की और कस्टमर की बात बन जाए मूल्य पे, उसको क्या कहते हैं, दुकानदार की और कस्टमर की दोनों की बात बन जाए एक निर्धारित मूल्य पे,
तो उसे क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। इतना तो आया समझ में, सरल शब्दों में। जब दुकानदार की बात, जब कस्टमर की और दुकानदार की बात बन जाए किसी वस्तु की लेन देन के मूल्य पे, उसको प्राइस डिटर्मिनेशन कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। फिर अब देखते हैं डिमांड कर्व वाला, इसी में डिमांड कर्व समझते हैं। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व देखें। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक साथ देखते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आएगा, टफ नहीं है। जब हमें समझ में आया तो आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। डिमांड कर्व ऐसा था, डिमांड कौन करेगा, कस्टमर। हमने बताया कस्टमर डिमांड करे, कस्टमर डिमांड करे, कस्टमर डिमांड करे और दुकानदार मान जाए, फिर उसको क्या कहते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। यहीं से समझना ध्यान से। हमने जब ग्राफ पढ़ा था, डिमांड कर्व पढ़ा था, तो डिमांड कर्व कैसा बना था, ऐसे ही बना था ना कुछ, डिमांड कर्व। भाई डिमांड कर्व में हमने बताया था जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी। तो ऐसा ही कुछ कर्व बना था। ये तो हो गया डिमांड कर्व, ये तो हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। फिर कुछ ऐसा, ये कर्व किसका था, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व हो गया, सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व हो गया, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो ये जो डिमांड की लाइन है और ये जो सप्लाई की लाइन है, ये जहां पे इंटरसेक्ट करती, जहां पे ये दोनों मिलती हैं, ये वाला बिंदु दिख रहा है, ब्लैक से बनाते, इस वाले बिंदु पे, इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, इस वाले बिंदु को भी बोल सकते हो क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन। इस वाले बिंदु को भी क्या बोल सकते हो, साधारण कीमत। इस वाले बिंदु को क्या बोला जा सकता है, साधारण कीमत। देखो भाई, साधारण कीमत, साधारण कीमत, जनरल प्राइस, इस वाले बिंदु को बोल सकते हैं। भाई समझने वाली बात, डिमांड कर्व की लाइन और सप्लाई कर्व की लाइन जहां पे मिलती है, जहां पे ये दोनों लाइनें मिलती हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, साधारण मूल्य दर। इस बिंदु को साधारण मूल्य दर बोलते हैं। आया समझ में, साधारण मूल्य दर क्या होता है, साधारण मूल्य दर वो होता है जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाई है और दुकानदार भी सेटिस्फाई, जिसमें कस्टमर भी सेटिस्फाई है, दुकानदार भी, दोनों राजी है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन। जिसमें डिमांड करने वाला भी सेटिस्फाई है और सप्लाई करने वाला भी सेटिस्फाई, उसको क्या बोलते हैं, साधारण मूल्य, साधारण कीमत दर, जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। इसकी लाइन ऐसे खींच दें, ये साधारण मूल्य दर की लाइन है, ये साधारण मूल्य दर की लाइन है, दिख रहा है सबको, ये साधारण मूल्य दर की लाइन है, ये कोई लाइन नहीं है, इसी का नाम है भाई, इसी का नाम यहाँ पे लिखे है। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन जनरल प्राइस लेवल की है, साधारण मूल्य की,
इस प्राइस पे ना कस्टमर दुखी है, इस प्राइस पे ना कस्टमर दुखी है और ना दुकानदार दुखी है। इसी प्राइस पे बाजार चलती है। आ रहा समझ में भाई? इस वाली लाइन पे ही बाजार चलती है। जो बाजार का प्राइस है वो इस लाइन पे चलता है, क्योंकि ये साधारण लाइन है। ये कौन सी लाइन है? साधारण मूल्य, साधारण मूल्य की लाइन है। साधारण मूल्य की लाइन पे ही बाजार का क्रय विक्रय होता है। साधारण मूल्य लाइन की, साधारण मूल्य लाइन पे ही बाजार का क्रय विक्रय होता है। समझना, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ उठ जाए ऐसे, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ उठ जाए, समझना, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ उठ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये लाइन किधर जा रही है? डिमांड की लाइन। अगर ये लाइन ऊपर की तरफ उठ गई तो मतलब डिमांड इज इंक्रीज। समझना, अगर ये लाइन ऊपर उठ गई तो डिमांड इज माना जाएगा क्या? इंक्रीज्ड। एंड सप्लाई इज डिक्रीज्ड। और जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी, डिमांड विल इंक्रीज, मांग ज्यादा है, मार्कर की हम मांग ज्यादा कर रहे हैं लेकिन मार्कर कंपनी से बन के नहीं आ रहे। मार्कर की मांग ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं हो रही, तो प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। देन विल बी प्राइस इंक्रीज, प्राइस दर बढ़ जाएगी। ये देखना, ये जो बिंदु है सामान्य का बिंदु है। ये बिंदु सामान्य का है। सामान्य बिंदु में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ये बिंदु क्या है? सामान्य का। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बट जब आगे ये लाइन बढ़ती है और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ी तो मतलब क्या माना जाएगा? डिमांड विल बी इंक्रीज्ड एंड सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड। डिमांड विल बी increased and supply will be decreased. In this condition, price will be always increased. And when price will be increased, then आप क्या देखेंगे मार्केट में? महंगाई। इसी का परिणाम क्या होता है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हिंदी में महंगाई। ये डाटा किसका है? महंगाई का है। ये डाटा किसका है? महंगाई का है। इसी को कहते हैं असंतुलित व्यवस्था। ये जो लाइन है ये कैसी है? संतुलित व्यवस्था। भाई लिख देते हैं, संतुलित व्यवस्था। ये लाइन तो संतुलित व्यवस्था की है, लेकिन अगर लाइन ऊपर की तरफ उठी तो ये कैसी हो जाएगी? महंगाई बाजार में बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी महंगाई तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित व्यवस्था। इसको क्या कहेंगे? जब महंगाई बढ़ जाएगी तो महंगाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या हो गया? इन्फ्लेशन हो गया। महंगाई की स्थिति कैसी, कब महंगाई की स्थिति देखने को मिलती है? when demand will be increased and supply will be decreased, then always price will be increased. In this condition always be seen inflation. ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, महंगाई देखने को मिलती है। और अगर हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। भाई ये जो ऊपर गया है महंगाई की ये जो सुई ऊपर गई, ये सुई नीचे आ जाए तो क्या कहेंगे? भाई महंगाई कंट्रोल हो रही। महंगाई कंट्रोल हो रही, महंगाई को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। और महंगाई को अगर हम कंट्रोल करें तो उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन।
डिसइंफ्लेशन। क्या बोलते? डिसइंफ्लेशन। अगर ये वाली लाइन हमने बना दी तो हो जाएगा डिसइंफ्लेशन। महंगाई बढ़ेगी तो लाइन ऊपर, घटेगी तो नीचे। अगर महंगाई कम होगी, महंगाई अगर कम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डिसइंफ्लेशन। अगर महंगाई बढ़ रही तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और कहीं महंगाई कम करने के चक्कर में, ज्यादा महंगाई कम कर दी है तो उसको क्या कहेंगे? मंदी आ गई। अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ गई, अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ गई तो डाटा क्या होगा? सप्लाई इज इंक्रीज्ड, डिमांड इज डिक्रीज्ड, देन प्राइस विल बी व्हाट? तब प्राइस क्या होगा? भाई ये भी असंतुलित व्यवस्था है। संतुलित व्यवस्था तो केवल ये वाली लाइन ही संतुलित है। ऊपर उठी तो असंतुलित, नीचे गिरी तो असंतुलित। ऊपर उठी तो असंतुलित, नीचे गिरी तब भी असंतुलित। स्टेबिलिटी लाइन ये है। ऊपर उठी तो डिसस्टेबिलिटी, नीचे गिरी तब भी डिसस्टेबिलिटी। अब भाई नीचे अगर ये लाइन आ रही, ये डाटा की लाइन, ये ग्राफ की लाइन अगर नीचे आ रही तब भी क्या हो रहा है? तब मंदी आ रही है। तब क्या आ रही है? मंदी। ऐसे में क्या हो जाता है? जब सप्लाई ज्यादा हो, मार्कर झमाझम आते जा रहे हैं मार्केट में, बाजार में मार्कर आते जा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ मार्कर आ गए, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर कम है। अब तो डिजिटल बोर्ड चलते हैं, मार्कर का यूज वैसे भी कम होता है। अब तो स्कूलों में भी डिजिटल बोर्ड चलने लगे। हाँ, तो मार्केट में ज्यादा मार्कर आ रहे हैं, लेकिन डिमांड तो है नहीं, लेकिन डिमांड तो डिक्रीज है और सप्लाई इंक्रीज है, देन प्राइस विल बी आल्सो डिक्रीज। यही तो होगा भाई। देन प्राइस विल बी डिक्रीज, कीमतों में कमी आ जाएगी और बाजार कैसी हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी, बाजार में मंदी आ जाएगी। ऊपर की तरफ अगर डाटा जाता है तो बाजार में महंगाई आ जाती, नीचे की तरफ अगर आते हैं, ये जो कर्सर है, ये जो हमने लाइन बनाई है, ये नीचे की तरफ अगर आती है तो फिर मंदी मतलब, मंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। मंदी। बाजार कैसी है? मंद है, सुस्त है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। मंदी को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन। भाई किसको क्लियर है यार? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे भाई बड़ी सिंपल तरीके से बताया हमने। बताया प्राइस डिटर्मिनेशन जब कस्टमर और दुकानदार दोनों राजी हो जाए। देखो ना, राजी हो रहे हैं भाई, कस्टमर और दुकानदार दोनों राजी हो जाए। चलो ये वाला फंडा अलग ही आता है। प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है? जब कस्टमर और दुकानदार दोनों उसी प्राइस पे राजी हो, वो देने को और वो लेने को, उसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक, फिर हमने उससे पहले पढ़ा था डिमांड कर्व, और फिर हमने आज पढ़ा सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व की लाइन ऐसी थी, सप्लाई कर्व की लाइन ऐसी थी। डिमांड कर्व की लाइन और सप्लाई कर्व की लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती, इंटरसेक्ट मतलब जहां पे मिलती है, जहां पे ये मिलती है, इस बिंदु को क्या कहलाते हैं? साधारण बाजार। साधारण बाजार या साधारण मूल्य। साधारण बाजार पे ही बाजार चलता है सही से। ज्यादा महंगाई हो जाएगी तब भी बाजार असंतुलित, मंदी हो जाएगी तब भी असंतुलित। यहाँ पे क्या है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ऐसी मार्केट होनी चाहिए। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बट हमने देखा आगे की तरफ जब कभी कभी क्या अवस्था देखने को मिलती है कि महंगाई ज्यादा हो जाती। महंगाई कब ज्यादा होगी? कई सारे विद्वान बैठे थे ये देखने के लिए कि महंगाई कब ज्यादा होती है। भाई हम कैसे जाने कि महंगाई ज्यादा हो जाती है? कैसे हम पहचानेंगे महंगाई ज्यादा? उसकी भी कंडीशन होती है भाई। मार्कर पे
रेट बढ़ जाना इज नॉट अ इन्फ्लेशन। किसी विशेष वस्तु पे, एक दो वस्तु पे रेट बढ़ जाना, दैट इज नॉट अ इन्फ्लेशन। जब उसकी भी क्राइटेरिया होती है, आगे बताएंगे। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से कितने सार्वजनिक रूप में, साधारण रूप में जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उन सारे आइटमों पे प्राइस का बढ़ जाना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। 6% से ज्यादा, 6% से ज्यादा मतलब 100 रुपए की चीज थी 106 रुपए या 106 रुपए से ज्यादा की होगी, फिर हम क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ गई। लेकिन एक आइटम पे नहीं होता। समझ में आया? ये क्या है? साधारण बाजार। ये साधारण बाजार पे ही बाजार चलती है। अगर ऊपर की तरफ सुई ऊपर की तरफ गई तो मतलब डिमांड विल बी इंक्रीज एंड सप्लाई विल बी डिक्रीज इफ दिस कंडीशन इज सीन। अगर ये कंडीशन दिखती है, डिमांड विल बी इंक्रीज एंड सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड, देन ऑलवेज बी प्राइस विल बी इंक्रीज्ड एंड ऑन दिस कंडीशन वी विल कॉल एज इन्फ्लेशन। महंगाई आ गई है। ठीक है? अगर यही क्या होता है, नीचे की तरफ चली जाती है, अगर नीचे की तरफ ये सुई जाती है, ये डंडी नीचे की तरफ जाती है, तो हम क्या देखेंगे? सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गई, मार्केट में चीजें ज्यादा आ गई, लेने वाला कोई है नहीं, चीजें ज्यादा आ गई, लेने वाला कोई है नहीं, तो चीजें कितने बिल्कुल कचड़ा भाव बिकती है। हमने देखा है ना, जब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं और खरीदने वाला कोई होता नहीं, तो फिर क्या होता है? वो चीजें सस्ती बिकती। ऐसी सस्ती कंडीशन जब आई जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? सुस्त बाजार। उसी को कहते हैं मंदी की बाजार, मंदी चल रही है। इसी को इंग्लिश में बोलते थे डिफ्लेशन। यहां तक सभी को क्लियर? नोट डाउन कर लो भाई सब लोग। जिसको ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताएगा, भाई नहीं समझ में आया हम दोबारा बता देंगे। ठीक है? जिसको ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। यहां तक आया समझ में? भाई लंबा चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई, हम तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बोले तो एसडीएम जो बनने जा रहे हैं, जो 2023 में पीसीएस के सपने देख रहे हैं, उस लेवल का हम करा रहे हैं। ये करा रहे हैं रमेश सिंह की बुक प्लस एनसीईआरटी प्लस हमारे विजन के नोट्स देख के आरओ को विशेष रूप में, मतलब आरओ की जगह आने वाली यूपीपीसीएस, आरओ को विशेष रूप से देखते हुए ये क्लास है। मतलब हम नहीं कहते कि सब 100% इकोनॉमिक्स इसमें से आ जाएगा, लेकिन हाँ ये विश्वास है कि 85 to 90% इकोनॉमिक्स यहीं से आएगा आरओ। वो आप विश्वास रखिए, हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है? अभी हेडिंग डालते हैं महंगाई, मुद्रास्फीति क्या होती है। भाई इकोनॉमिक्स की शब्द में उसको कहते हैं मुद्रास्फीति, और हम लोगों के शब्द में उसको कहते हैं महंगाई, और इंग्लिश वाले उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। सब एक ही बात है। डाल देते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा देखने को मिलेगा तुमको शब्द ये मुद्रा स्फीति देख लेना। मुद्रास्फीति स्फीति होता है। अब भाई इंग्लिश मीडियम वाले मुद्रास्फीति सभी को आया समझ? मुद्रास्फीति क्या होती है? लमसम 1700 एडी, 1700 नहीं 1500 से 1700 एडी, 1500 से 1700 एडी के दरमियान जितने भी अर्थशास्त्री थे वो आज भी डिफाइन हो रहा है। आज भी ये बात चल रही कि महंगाई क्या होती, किसे कहें महंगाई, व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है। अभी भी बातें चल रही कि मुद्रास्फीति क्या है। साधारण शब्दों में सुनो, मुद्रास्फीति क्या है?
समय तो नहीं होगा, 40 हो गया। मुद्रास्फीति अभी दूसरी क्लास लेने वाले हैं, उसमें मुद्रास्फीति बताते थे। अभी समय हो गया, 40 मिनट की क्लास में मुद्रास्फीति रफ ऐसे बता देते हैं। मैंने बताया 1500 से 1700 के दरमियान, एडी 15 जब उधर मुगल काल आ गया था, मुगल काल के दरमियान कई सारे अर्थशास्त्री बैठे थे। वो क्या पता कर रहे थे, किसे कहे मुद्रास्फीति, मतलब क्या एक आइटम पे रेट बढ़ जाने को मुद्रास्फीति, फिर किसे कहे मुद्रास्फीति। और फिर कई सारे विद्वान ये भी कह रहे थे कि मुद्रास्फीति क्यों, भाई कैसे आती मुद्रास्फीति। हम तो देख रहे हैं बाजार में जाते हैं, आलू के रेट, प्याज खरीदा, सब खरीदा, भाई मुद्रास्फीति मतलब क्या समझ ले, आलू के रेट में आलू का प्राइस बढ़ गया तो मुद्रास्फीति। और फिर आलू का प्राइस बढ़ा क्यों, सबसे बड़ी बात ये कि आलू का प्राइस बढ़ा क्यों, दो कारण होते हैं उसके, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में बताएंगे। एक तो मांग बढ़ जाना और दूसरा कच्चे माल में ज्यादा इनपुट लगना, कच्चे माल की व्यवस्था असंतुलित होने पर। डिस्टर्ब ना हो, कल वाली क्लास में बताएंगे। अच्छा, हम तो साधारण शब्दों में ये जानते हैं कि लगातार कीमतों में वृद्धि होने को मुद्रास्फीति कहते हैं। लगातार आइटम्स में, लगातार वस्तुओं में वृद्धि, लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को, लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति बोलते हैं। कितना सिंपल है, लेकिन सब बात इकोनॉमिक्स में सिंपल नहीं, जहर जैसा भाई सब्जेक्ट ऊपर से निकल जाएगा। लगातार जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती। चलो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, अभी समय हो गया। हाँ, अभी समय हो गया। नेक्स्ट क्लास के अभी दूसरी क्लास यही लेने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास, रेगुलर इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। रेगुलर इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। आरओ का एग्जाम आने वाला है पीछे, यूपी में जितने भी एग्जाम होते बता दें, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, हम सबकी बात करें, यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज हिंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज हिंदी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हिंदी स्टार्ट कर देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग ये बताते हैं कि हिंदी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, पर्यायवाची। फिर क्या स्टार्ट कर देंगे, पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद विलोम शब्द, फिर अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द, ऐसे करके तत्सम तद्भव पूरा कंप्लीट करा देंगे। आरओ को देखते हुए, भाई बड़ी पोस्ट है आरओ, रिव्यू ऑफिसर होता भाई, सचिवालय में बैठता, सचिवालय का अधिकारी होता, सैलरी स्केल जबरदस्त होता है, मतलब हाई लेवल का ऑफिसर होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसको देखते हुए फोकस इसी पे है, और इसको कवर करा दिया ना तो सारे एग्जाम जितने भी यूपी में एग्जाम होते हैं, फिर हिंदी कहीं देखना नहीं पड़ेगा। और हिंदी की स्पेशल बुक भी है अपने पास, अच्छी बुक है, उसको भी देखते हुए मतलब उसका सारा कंटेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यूपी के एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इज हिंदी, तो हिंदी अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी स्टार्ट करा देंगे। फिलहाल इकोनॉमिक्स रेगुलर चलेगा, हिस्ट्री थोड़ा रोक दिया हमने, हिस्ट्री जियोग्राफी थोड़ा रोक दिया। हिस्ट्री 7-8 दिनों में, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दें। समझ में आया? ठीक है, यहां तक बताया हमने, सबको समझ में आया। जिसको ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, हम फिर से ग्राफ बता देंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार। चलो ठीक।